हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। और हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने क्लास 12th की बुक का पहला पहला अध्याय, जो है जीवों में जनन। क्या है बेटा चैप्टर का नाम? जीवों में जनन। वैसे तो हमने जनन व प्रजनन के बारे में काफी कुछ सुन रखा है और मुझे इसमें कोई भी शंका नहीं है कि आप लोगों ने भी बहुत कुछ सुन रखा होगा जनन व प्रजनन के बारे में। लेकिन सिर्फ परिभाषा याद कर लेना, सिर्फ परिभाषा याद करना कि जनन यह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है, यह आपके ज्ञान के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपको ये अध्याय क्लास 12th के पहले पहले चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है, तो हमारी जो शैक्षणिक पद्धति है उसने कुछ सोच समझ के पूरा का पूरा ये निर्धारित किया है कि कौन सा अध्याय कब और कहां पढ़ाना है ना। इसका कुछ पर्पज है, कुछ रीजन है। बिकॉज आप जब 12th का पहला पहला चैप्टर पढ़ रहे हो, आप बेटा एक चीज ध्यान देना, मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं होगा कि आप बस पढ़ते जा रहे हो। आपको ये भी पता चलेगा कि ये चैप्टर यहीं पे क्यों दिया है, या यह अध्याय कैसे कब कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जब भी आप प्रजनन की बात करते हो, तो प्रजनन क्यों इसमें पहले पहले दिया है? क्योंकि प्रजनन वह प्रक्रिया है जिससे इस धरती पे जीवन का अस्तित्व बना हुआ है, जिससे इस धरती पे जितनी भी आप जैविक विविधता देख रहे हैं वो बनी हुई है, वह प्रक्रिया है प्रजनन, है ना। तो प्रजनन को पढ़ने से पहले सुना बहुत है, इसके बारे में सुना बहुत होगा आप लोगों ने, इसके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन ये क्या है, इसकी क्या महत्ता है, ये सबसे पहले जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से, जहां पे हम सबसे पहले बेटा यही बात करेंगे कि प्रजनन का कैसे महत्वपूर्ण है। प्रजनन या जनन की क्रिया, प्रजनन या जनन की क्रिया किस हिसाब से आपके लिए महत्वपूर्ण है, सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए। प्रजनन या जनन क्रिया की महत्ता क्या है? सबसे पहले तो ये सीखना है कि प्रजनन या जनन की जो प्रक्रिया है वो कैसे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये बात, जैसे ही हम बात करते हैं जनन या प्रजनन की, हमें सबसे पहले इसकी परिभाषा जानना जरूरी है, जो आप लोगों को आता होगा, क्योंकि इसकी परिभाषा में ही काफी कुछ छिपा है। लेकिन हाँ, आज के पहले हम बस रट लिया करते थे, आज सीखेंगे कि कुछ लिखा है तो क्यों लिखा है। क्लियर? लेकिन परिभाषा लिखने से पहले, उसको याद करने से पहले उसकी मूल बातों को समझते हैं। आपको अगर मैं बोलूं कि इस पूरी धरती पे, इस पूरे ब्रह्मांड में जो जीवन का क्रम आपको दिखाई दे रहा है, उसका मूल कारण प्रजनन है, तो आप शायद ये बात समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने सिर्फ परिभाषा रटना सीखा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं कि प्रजनन जीवों के सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक अभिलाक्षणिक लक्षण है, जिससे इस पूरे ब्रह्मांड में जीवन की निरंतरता बनी हुई है। ये जो जैव प्रक्रम है, ये चल रहा है। सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये बात सच है। और इस चीज को आपके दिमाग में फिट करने के लिए, आपको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए बेटा, है ना, पहले बता दूं क्या बोलते हैं वो, स्टैच्यूरी वार्निंग, है ना। पहले वार्निंग दे देता हूं, भाई ये सुनने के बाद गालियां मत देना, है ना, ये सुनने के बाद गालियां मत देना। लेकिन अगर मान लो, मैंने बोला ना मान लो, तो मान लो बस कि इस धरती से प्रजनन की प्रक्रिया ही खत्म। अगर हम ऐसा मान लें कि आज के बाद इस धरती पे प्रजनन होगा ही नहीं, कोई भी जीव धरती पे आज के बाद अपनी पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ा पाएगा। कोई भी, चाहे वो सबसे सूक्ष्म जो हमें सूक्ष्मदर्शी से दिखने वाले जीव हैं, पादप है ना, सूक्ष्मदर्शी वाले जीव, उनके अंदर भी बोल रहा हूं, जीवाणु हो गए, शैवाल हो गए, वो भी अब अपनी जनरेशन आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी पीढ़ियां नहीं बढ़ा पाएंगे। जो उच्च जंतु हैं, उच्च पादप हैं, जो पेड़ पौधे हमें दिखाई देते हैं, जैसे हम खुद उच्च जंतुओं में आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर, तो हम खुद, हमारे अंदर ही प्रजनन नहीं हो रहा,
तब बच्चे बुरा मान जाएंगे, सर हम पढ़ लिख क्यों रहे हैं, हमारा तो जीवन में ध्येय यही था, लक्ष्य यही था कि पढ़ लिख के लायक बनेंगे, अच्छे से शादी होगी, अच्छे अच्छे वर वधु खोजे जाएंगे हमारे लिए और हम अपनी पीढ़ियां बढ़ाएंगे। और आप बोल रहे हैं कि प्रजनन की प्रक्रिया आज से खत्म। मैंने बोला था मान लो, मैंने क्या बोला था, मान लो। और सुनो कि क्यों बोला था ये, कि एक बार अगर इस पूरे ब्रह्मांड से ये प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो सोचो क्या होगा, इस धरती पे जो जीवन की निरंतरता है वो कैसे खत्म होगी, ये समझिए। जैसे मैंने बोला कि आज और अभी से, आज के बाद कोई भी जीव सजीव प्रजनन की प्रक्रिया नहीं करेगा, तो जितने भी बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु है जो अपनी संख्या हर 20 मिनट पे बढ़ा लेते हैं, डबल कर लेते हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त। यस और नो, जीवाणु विषाणु खत्म, आप खुश हो गए, सर अब तो बीमारी कौन पैदा करेगा, है ना, जीवाणु खत्म हो गए, बीमारियां खत्म हो गई, बढ़िया हुआ ना। खुश होने वाली बात नहीं है बेटा, जीवाणुओं के अंदर प्रजनन समाप्त हुआ तो उसके साथ पादपों के अंदर भी हुआ। जो पादप आपको भोजन दे रहे हैं, जो आपके लिए उत्पादक का काम कर रहे हैं, उन पादपों के अंदर भी यह प्रक्रिया खत्म है। तो होगा क्या, समझिए कि जो पादप कुछ ऐसे हैं जो हर 4 महीने पे हम लोग उगा लेते हैं, है ना, तो जो सब्जियां हैं, जो हमारे सीजनल वेजिटेबल हैं, जो हम लोग हर सीजन में खाते हैं सब्जियां, वो सब्जियां अब आएंगी ही नहीं, क्योंकि आज के बाद अब तक जितनी उगी थी उगेगी, अब आगे प्रजनन नहीं होगा तो उनकी पीढ़ियां खत्म, न गेहूं होगा, न चावल होगा, न धान होगा, न सब्जियां होंगी, न दालें होंगी, न तेल मिलेगा, कुछ नहीं। सर कैसा मजाक कर रहे हो सर, यही बोल रहा हूं ना बेटा, आज के बाद जनरेशन खत्म। कोई बात नहीं सर, ठीक है, फल फूल, वैसे भी फल फूल कौन खाता है, हम तो घास फूस खाते नहीं, बहुत से लोग होते हैं ना, हम तो हार्डकोर नॉनवेज वाले हैं भैया। नॉनवेज में भी चिकन मटन की जनरेशन खत्म, वो आगे नहीं आएगी अब सर, वो भी नहीं मिलेगा ना सर। हम पेड़ है ना, हम तो पौधों की बात करें, अब जो पेड़ है, हम पेड़ों पे जो फल लगते हैं उनसे जिंदा रहेंगे। रुको रुको रुको, ठहरो जरा, सब्र करो। मैंने क्या बोला कि प्रजनन खत्म, मतलब एक सीजन में जो प्रजनन हो चुका है तो जो फल फूल आना है वो आ गया, अगले सीजन में वो भी नहीं होगा। मतलब इस धरती से धीरे धीरे उत्पादक खत्म, धीरे धीरे क्या, सीजनल वेज खत्म, तो आपको खाना मिलना ही बंद हो जाएगा। और इतनी ज्यादा आपकी डिमांड, आपकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, आपकी निर्भरता बढ़ जाएगी नॉनवेज चीजों पे, कि वो अगर खत्म होने थे 2 साल में, तो 2 महीने में वो भी खत्म, क्योंकि सबको जिंदा रहना है। और वो भी खत्म, अब क्या खाओगे, क्योंकि इंसान, ह्यूमन, मनुष्य की जो औसत आयु है, चलो हम 65 साल ले लेते हैं, 60 से 65 साल वो चल रहा है, लेकिन बरगद के पेड़ लगे हैं, फल नहीं लग रहा, आम के पेड़ लगे हैं, फल नहीं लग रहा। धीरे धीरे आपके लिए खाना पानी खत्म, आपके सामने सबसे पहले आप जाओगे और आपके बाद वो पेड़ जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन काल आपके जीवन काल से ज्यादा है। और इस धरती पे सभी चीजें खाद्य श्रृंखला के रूप में कार्य करती हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबको एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा है, कोई ना कोई नुकसान है। ये आप पढ़ते हो 12th में ही, अपने आखिरी यूनिट में, जहां पे आप पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ते हो, इकोसिस्टम के बारे में पढ़ते हो। समझ में आ रहा है? तो आपने देखा कि प्रजनन खत्म तो इस पूरे धरती पे जीवन लीला ही समाप्त। प्रजनन, इसका मतलब कि प्रजनन वह महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि इस ब्रह्मांड में इस जैव प्रक्रम को चला रहा है, जिससे कि जीवन की निरंतरता बनी हुई है। और ये निरंतरता बनी कैसे? क्योंकि एक चीज स्पष्ट है कि सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। जैसे मैं हूं, आप हैं, कोई भी लिविंग स्पीसीज है, कोई भी सजीव है, वो एक निश्चित जीवन काल तक जीवित रहता है, और एक उस जीवन काल को पूरा करने के उपरांत उसकी मृत्यु हो जाती है। यस और नो? तो मृत्यु से पहले पहले, पैदा होने के बाद और मरने से पहले सभी सजीवों के अंदर यह लक्षण पाया जाता है कि वो किसी प्रकार से, किसी प्रकार क्यों बोला? क्योंकि जनन की बहुत सारी विधियां हैं, जनन या प्रजनन की बहुत सारी विधियां हैं, कोई ना कोई तरीका वो अपनाएगा और अपने मरने से पहले अपनी जैसी संतति इस जैव प्रक्रम में, इस पूरे पारिस्थितिकी तंत्र में दे जाएगा। कि चलिए, उसका विस्थापन हो रहा है उसकी संततियों से। आ रहा है समझ में?
भाई मान लो मुझे मरना है ना, आजकल आज नहीं तो कल मुझे मरना है, आपको जाना है, यहाँ पे कोई भी अमर नहीं है। तो मरने से पहले हमारी लाइफ में वो फेज आएगा कि हम प्रोजेनी पैदा कर लेंगे, है ना, हमारे 2 बच्चे हो जाएंगे, हम 2 हमारे 2, कुछ लोग 1 करेंगे, है ना, बेबीज पैदा हो जाएंगे, जो बच्चे पैदा होंगे वो जनरेशन चलाएंगे, आपका विस्थापन हो जाएगा, आप जाओगे, आपकी जगह पे आपके बच्चे आ जाएंगे। तो जीवन की निरंतरता, फिर उनका जीवन काल चल रहा है, वो अपने जीवन काल में फिर वो प्रजनन करेंगे, उनके बच्चे आ जाएंगे, और इस तरीके से पीढ़ियां निरंतर चलती रहती हैं। अब आया समझ में प्रजनन के बारे में थोड़ा आइडिया लगा क्या है? चलो, तो अगर आइडिया लग गया तो इसको परिभाषित भी कर लेते हैं कि प्रजनन क्या है। प्रजनन सजीवों के अंदर चलने वाली एक महत्वपूर्ण अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है। अभिलाक्षणिक क्यों बोला बेटा? क्योंकि ये सभी सजीवों के अंदर पाया जाता है, ये सजीवों के लक्षणों में से एक है। चलने वाली एक अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है जिससे सजीव अपने समान संतति उत्पन्न करके जीवन की निरंतरता को बनाए रखते। क्लियर बेटा? क्या करते हैं वो? जीवन की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ये हुआ प्रजनन की परिभाषा। कि प्रजनन क्या है समझ में आया? यह वह प्रक्रिया है जिससे इस धरती पे जीवन की निरंतरता चल रही है। अब प्रजनन मैंने क्या बोला? ये सजीवों का अभिलाक्षणिक लक्षण है। ध्यान देना, ये आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है जीवों के लक्षण में, है ना। ये क्या है? एक अभिलाक्षणिक प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट। यानी ये सभी सजीवों में पाया जाता है। अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है क्या? यानी ये सभी सजीवों में पाया जाता है। हाँ, इस धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों के अंदर ये टेंडेंसी होती है। हाँ, कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो अपनी शरीर के अंदर किसी कमी के कारण, कभी हार्मोनल कमी के कारण, कभी अपनी कायिक संरचना में किसी कमी के कारण वो प्रजनन नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है, क्षमता होती है। किसी दुर्घटना की वजह से, किसी कमी की वजह से वो इस प्रक्रिया को कभी कभी पूरा नहीं भी कर पाते हैं। ये भी हम लोगों ने 11th में पढ़ लिया है। यस और नो बच्चों? तो अगर आपको परिभाषा समझ में आ गई तो एक चीज समझ में आ गई कि भाई ये सभी सजीवों का लक्षण है। और सजीवों के अंदर ये प्रक्रिया कैसे दिखाई देती है, आइए वो भी देखते हैं। देखना बच्चे, सभी सजीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है। यस और नो? सजीव पैदा हुआ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसी भी स्पीसीज के जन्म, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद उस सजीव की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या होगी? सजीव की मृत्यु। यहाँ पे ध्यान रखिए, हम पूर्ण जीवन काल की जब भी बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्राकृतिक मृत्यु की बात करते हैं, नेचुरल डेथ की बात करते हैं। हम इसकी बात नहीं कर रहे कि उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे कोई बीमारी हो गई बीच में ऐसी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, नहीं। हम बात करते हैं हमेशा प्राकृतिक मृत्यु की।
तो किसी भी सजीव के जन्म से लेके उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है, यह उस सजीव का जीवन काल कहलाता है। यानी अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कि जीवन काल क्या है, तो अब आपको समझ में आ गया। किसी भी सजीव के जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच का जो समय है, यह उस सजीव का क्या कहलाता है भैया? यह उसका जीवन काल कहलाता है। ये है उस सजीव का पूरा जीवन काल, लाइफ स्पैन। अलग अलग सजीवों के अंदर अलग अलग जीवों का जो जीवन काल होता है वो अलग अलग होता है। मतलब इस धरती पे पाए जाने वाले सभी जीवों का अपना एक निश्चित जीवन काल है, एक औसत उनकी क्या है? जीवन आयु है। इसका मतलब जैसे हम इंसान ह्यूमन की बात करें, तो हम पैदा होने से लेके मरने, प्राकृतिक डेथ के बीच में हमारी जो एवरेज आयु है, एक औसत आयु हम ये मानते हैं कि 60-70 साल तक इंसान क्या है? जिंदा रहता है। उसके बाद वो जीर्णावस्था में जाके उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही जैसे हमारा 60-70 साल है, बैक्टीरिया एक जीवाणु की कोशिका का जीवन काल 20 मिनट का। 20 मिनट में वो डिवाइड होकर अपना नंबर बढ़ा लेती है, अपनी प्रोजेनी पैदा कर देती है, अपनी संतति पैदा कर देती है। एक मक्खी है जिसे हम लोग मे फ्लाई बोलते हैं, मे फ्लाई 4 घंटे का जीवन काल है मे फ्लाई का। मे फ्लाई पैदा होती है, 4 घंटे के अंदर वो पैदा हुई और 4 घंटे में उसको मरना है। 4 घंटे के अंदर ही वो अपनी संतति भी उत्पन्न कर लेती है। यानी जो जीवन काल है वो कुछ सालों का भी हो सकता है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ मिनटों का भी हो सकता है। जीवाणु की बात करो, 20 मिनट बताया, 20 मिनट में जीवाणु की कोशिका विभाजित हो जाती है। तो जीवाणु 20 मिनट में अपनी संतति पैदा कर रहा है। फ्रूट फ्लाई मक्खी की बात करूं तो उसका तो जीवन काल ही 4 घंटे का है। वो 4 घंटे में वो पैदा भी होती है, अपनी जैसे संतति भी पैदा करती है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ह्यूमन की बात करूं, ह्यूमन की एज 60, 70, 80 साल हो सकती है। कोई पेड़, आम का पेड़ ले लो, 150 साल जिंदा रहेगा, उसका जीवन काल 150 साल का है। बरगद का पेड़ ले लो, वो 250 से 400, 500 साल तक जिंदा रह सकता है। यानी इस पूरे ब्रह्मांड में अगर आप जीवन काल की बात करते हैं, तो अलग अलग जीवों का अलग अलग जीवन काल है। यस और नो? किस पे निर्धारित करता है, क्या निर्भर करता है, वो करेंगे बात। पहले हम ये सीख रहे हैं कि इस धरती पे पाए जाने वाले विभिन्न जीवों का जीवन काल भी विभिन्न होता है। इस बात से सहमति है तो आगे बढ़ेंगे। होता है ना, एग्जाम्पल मैंने दे दिया। ये जीवन काल कुछ मिनटों का हो सकता है, कुछ घंटों का हो सकता है, कुछ सप्ताह का हो सकता है, कुछ महीने का हो सकता है, कुछ साल का हो सकता है, या बहुत सालों का भी हो सकता है। अलग अलग जीवों के जीवन काल की अलग अलग एक क्या है? सीमा है। क्लियर बच्चे? लेकिन एक चीज बड़ी फिक्स है, एक चीज कंफर्म है कि सभी जीवों के अंदर, हमने लिखा है अभिलाक्षणिक प्रक्रिया है, सभी जीवों के अंदर उनके जीवन काल में ही एक ऐसी अवस्था आती है जब उनकी जो क्षमता होती है वो अपने जैसे संतति उत्पन्न करने की होती है। हम चूंकि प्रजनन पढ़ रहे हैं तो हमारा फोकस उस अवस्था पे है, और उसको समझने के लिए हमें किसी भी सजीव के जीवन काल को 3 हिस्से में बांटना पड़ता है। कितने हिस्सों में बेटा? 3 हिस्सों में बांटना पड़ता है। देखिए मैं बांट के दिखाता हूं। पहला हिस्सा, जब कोई सजीव पैदा होता है तो पैदा होने के बाद, किसी भी सजीव के पैदा होने के बाद से, है ना, उसके पैदा होने के बाद से उसके जननिक ये लो, 3 हिस्से बोला था मैंने। ये हिस्सा है पहला सेगमेंट, प्रथम अवस्था किसी भी सजीव की। हम सजीव बोल रहे हैं, हम जंतु, पादप सब कुछ लेके चल रहे हैं, जिनके अंदर भी जीवन है हम सबकी बात एक साथ कर रहे हैं। क्लियर? प्रथम अवस्था यहां से शुरू होती है उसके जीवन काल की द्वितीयक अवस्था।
उसके जीवन काल की ये प्रथम अवस्था है, ये द्वितीयक अवस्था है, और यहां से लेके मरने तक का जो समय है यह है उसके जीवन काल की तृतीयक अवस्था। तीन अवस्थाओं में आप किसी भी सजीव के जीवन काल को तीन अवस्थाओं में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो प्रथम अवस्था है, ध्यान दीजिएगा, ये वो अवस्था है जब उस सजीव का जन्म होता है, उसके जन्म से लेके उसके अंदर जनन प्रक्रिया के लिए तैयारी जब शुरू होती है, उसके पहले की अवस्था है। पैदा हुआ यहाँ पे, और ये दूसरा जनन प्रक्रिया की तैयारी। चलो हम नाम लिख लेते हैं, फिर आपके लिए थोड़ा और समझना आसान हो जाएगा। इस प्रथम अवस्था को हम बोलते हैं, जंतु की अगर बात करूं तो इसे बोलते हैं हम किशोरावस्था। जंतुओं में से क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। पादपों की बात करूं तो पादपों में आप इसी अवस्था को, इसी से लिख लेता हूं, कोई बात, पादपों में आप इसी अवस्था को बोलते हैं कायिक अवस्था। जब जंतु अथवा पादप के अंदर इस अवस्था में क्या हो रहा है, उस जंतु या पादप, किसी की बात करें, मैंने जंतु के लिए लिख दिया किशोरावस्था, पादपों के लिए लिख दिया कायिक अवस्था। इसमें क्या हो रहा है, या जंतु है या पादप है, उसकी शारीरिक वृद्धि हो रही है। उसके शारीरिक क्या हो रही है? वृद्धि। उसके शरीर में जो भी अंग पाए जाते हैं, उपांग पाए जाते हैं, अंगों और उपांगों की वृद्धि हो रही है। और वृद्धि होने के बाद धीरे धीरे जब उसकी संरचना विकसित होकर ऐसी अवस्था में पहुंच जाती है कि अब उसका शरीर तैयार है प्रजनन अवस्थाओं की क्रियाओं के लिए, तब जब एक बार ये अवस्था बीत जाती है, इस अवस्था के बाद उसके अंदर यहाँ पे जब एक निश्चित शारीरिक संरचना बन जाती है, तो उसके अंदर दूसरा फेज शुरू हो जाता है। और इस दूसरे फेज में क्या होता है, शरीर के अंदर उसकी शारीरिक संरचना की बनने के बाद उसके शरीर के अंदर ऐसी रासायनिक परिवर्तन होते हैं कि उसके अंदर जनन प्रक्रिया की शुरुआत होना शुरू हो जाती है। जैसे आप देखेंगे, जंतु, हम भी जंतु हैं। आप जब पैदा हुए थे तो छोटे बच्चे थे। अबे सब पैदा होते तो छोटे बच्चे रहते, मैं भी था, तुम भी होगे, है ना? सब, बुरा क्या मान रहे हो? तुम्हारे जिनको भी तुम जानते हो वो सब छोटे थे, किसी का अवतार नहीं हुआ यहाँ पे, सब कैसे थे? छोटे बच्चे। उनका शरीर धीरे धीरे बढ़ रहा है, भरण पोषण चल रहा है, वो खाना पानी खा रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, धीरे धीरे समय अंतराल के साथ साथ उनके अंदर शारीरिक वृद्धि शुरू हो जाती है। और जब शारीरिक वृद्धि शुरू हो जाती है तो उनके शरीर में एक निश्चित समय तक वृद्धि होने के बाद जब उनका शरीर प्रजनन की प्रक्रियाओं के लिए तैयार हो जाता है, तो एक डिफरेंट एज के बाद शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। हार्मोन मतलब वही रासायनिक चेंजेस होते हैं। बॉडी के अंदर हार्मोन का स्राव बदल जाता है, नए तरीके के हार्मोन बनना शुरू हो जाते हैं, जिनके वजह से हमारे शरीर के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, पता है ना, अंडे का निर्माण, फीमेल बॉडी के अंदर एग शेल का बनना शुरू हो जाता है, मेल के अंदर शुक्राणु स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं। यस और नो बच्चे, शुक्राणु जनन और अंड जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है शरीर में हार्मोन के स्राव की वजह से एक निश्चित समय के बाद। तो जब वह हार्मोन निकलना शुरू हुआ, जब शरीर के अंदर उन हार्मोन्स का स्राव स्टार्ट होता है, वहां से शुरू हो जाता है हमारी द्वितीयक अवस्था। जब आप बात करते हो जंतुओं की, तो जंतुओं को कैसे पहचानेंगे? हम सब लोग इसी अवस्था में, नहीं मैं नहीं, तुम लोग, आप लोग अभी इसी अवस्था में हो। आप लोग अभी 16-17 साल तक बस खा पी के बड़े हो रहे थे, 18 साल तक। उसके बाद क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर रासायनिक परिवर्तन से दाढ़ी मूछ आना शुरू होगी। मेल्स के अंदर, नरों के अंदर, पुरुषों के अंदर आ रही होगी।
है ना, फेशियल हेयर, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो आवाज है, आप लोगों ने अभी जल्दी ये समय बिताया होगा तो आप जल्दी अच्छा रिलेट कर पाओगे। आपकी आवाज अचानक से थोड़ी भारी होने लगी, थोड़ी मोटी होने लगी। यस और नो? आवाज भारी, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ का आना, ये बता रहा है कि अब आपके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन का स्रावण शुरू हो चुका है जो जननिक प्रक्रिया को करवाएंगे। समझ में आया? अगर आप फीमेल्स की बात करो, मादा की बात करो, तो मादा के अंदर मेमोरी ग्लैंड का निर्माण है ना, मेमोरी ग्लैंड के अंदर दुग्ध ग्रंथियां बड़ी होने लगती है, इनका साइज एनलार्जमेंट होने लगता है, बड़ी होने लगती है, वक्षस्थल बड़ा होने लगता है। जो कमर है, कमर चौड़ी हो जाती है, आवाज पतली हो जाती है। यस और नो? उनकी आवाज क्या हो जाती है? पतली हो जाती है। तो ऐसे कुछ परिवर्तन अपने आप शुरू हो जाते हैं, उनका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। तो इससे समझ जाओ कि अब आपकी शरीर के अंदर कौन सी जैविक प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब आपके शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन का श्रावण शुरू हो चुका है। समझ में आया? जब मैं बात करूं इस द्वितीयक अवस्था की पादपों के लिए, तो पादपों में भी पहले पेड़, क्या आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ हम लगाते हैं तो पत्ती बाद में निकले, फूल पहले निकल जाए? देखा है ऐसा? फल पहले बन जाए? नहीं, पौधे लगने के बाद पहले पौधे भी एक निश्चित जीवन काल बिताते हैं, उनके अंदर भी जड़, तना, पत्तियां बनती हैं, उनका क्या होता है? जड़, तने, पत्तियां बनती है और उनका साइज, उनका आकार विस्तृत होता रहता है, बढ़ता रहता है जब तक बढ़ सकता है। और एक डेफिनिट स्टेज पे आने के बाद उस पादप की एक निश्चित, एक नियत लंबाई चौड़ाई होने के बाद, एक निश्चित समय के बाद उसके अंदर पुष्प लगना शुरू होते हैं। आपको पता होगा पुष्प जो है वो पादपों के लैंगिक जनन प्रक्रिया में मदद करते हैं। उन पादपों की जो क्या बोलते हैं, जो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, पादपों के लिंग जो है वो पुष्पों के ऊपर ही पाया जाता है। पुष्प पादपों का जननांग है। क्या है बेटा? जननांग है। तो फिर उसमें पुष्प लगना शुरू होता है। जब उसके अंदर पुष्प लगता है उसके पहले कली लगती है। सुना है ना? पहले फूल नहीं बनता, पहले बड बनता है, कली बनती है। तो जो कलियों का निर्माण शुरू होता है, जब कली बनना शुरू हुई तभी उस पादप के अंदर जनन अवस्था शुरू हो गई। जैसे आपके अंदर फेशियल हेयर आना शुरू हुआ, आपका वक्षस्थल बड़ा होना शुरू हुआ, आपकी आवाज मोटी पतली हुई, तो आपके अंदर जनन की प्रक्रियाएं अब शुरू हो चुकी हैं। वैसे ही यहाँ पे कली बनना शुरू हुआ, यानी दूसरी अवस्था है। और ये दूसरी अवस्था क्या है? यही है जननावस्था, रिप्रोडक्टिव फेज। जहां पे कोई भी स्पीशीज प्रजनन करता है, ये वो दूसरी फेज है। एक निश्चित आयु सीमा तक, एक निश्चित समय तक जंतु व पादपों दोनों के अंदर ऐसे हार्मोन्स का, ऐसे रसायनों का स्राव होता रहता है कि उनके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन एक डेफिनिट समय के बाद, एक नियत काल के बाद उनके अंदर ऐसे रसायनों का स्राव कम होने लगता है या धीरे धीरे खत्म होने लगता है। पढ़ा है? ऐसे रसायनों का स्राव क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा या धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। जब उनके अंदर ऐसे रसायनों का स्राव खत्म हो जाता है तो उसके बाद शुरू होती है तृतीयक अवस्था, जिसे हम लोग बात करते हैं। तो हम इसे बोलते हैं जंतुओं के लिए वृद्धावस्था, पादपों के लिए जनरली वृद्धावस्था नहीं, जीर्णावस्था यूज करते हैं। जीर्णावस्था की अब इनके अंदर रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी नहीं रही। और देखो अब आप समझोगे कि रिप्रोडक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी नहीं रही मतलब इन्होंने अपनी जननावस्था में, जब वो प्रजनन कर सकता था, वो जीव, चाहे वो पादप था, वो जंतु था, वो एक कोशिकी था, वो बहुकोशिकी था, वो कैसा था, वो बात छोड़ दो,
वो ससीम केंद्र की था, वो असीम केंद्र की था, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, है ना। वो ससीम केंद्र की था, वो असीम केंद्र की था, वो एक कोशिकी था, वो बहुकोशिकी था, वो जैसा भी था उसने क्या किया, अपनी जनन अवस्था में दो विधियां हैं जनरली। अगर अपनी शारीरिक संरचना के आधार पे बहुत से जंतुओं के अंदर लैंगिक जनन होता है, जो विकसित होते हैं थोड़े, जिनका शारीरिक संरचना इतना विकसित नहीं है उनके अंदर अलैंगिक जनन होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे, इससे फर्क नहीं पड़ता कैसे, लेकिन लैंगिक या अलैंगिक जनन करके किसी ना किसी तरीके से, कुछ अलैंगिक कुछ लैंगिक, लैंगिक और अलैंगिक जनन करके इन्होंने अपने समान संतति यहाँ पे उत्पन्न कर दी। यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, अपने समान संतति उत्पन्न कर दी, जो इस धरती पे जीवन की निरंतरता बनाए रखेंगे। क्यों? जो इस धरती पे जीवन की निरंतरता बनाए रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस जिस भी जंतु या पादप की आप बात कर रहे थे, यहाँ पे जन्नावस्था के बाद वृद्धावस्था आएगी, जिसका अंत बड़ा निश्चित है, जिसका अंत बड़ा निर्धारित है कि यहाँ पे जो वृद्धावस्था या जीर्णावस्था है ये खत्म होती है बेटा यही प्राकृतिक मौत पे। वो जंतु या पादप अंततः उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, नेचुरल डेथ। यानी अगर आप किसी भी जीव के जीवन काल की बात कर रहे हैं तो उसे आप इन्हीं तीन अवस्थाओं में बांटोगे, चाहे कोई सा भी हो। और यहां से हमने एक बात और सीखा कि भाई जीवन काल 3 हिस्से में आप बांट लीजिए, लेकिन ये जीवन काल कुछ जंतुओं के लिए, कुछ जीवों के लिए ये जीवन काल कुछ मिनटों का है, कुछ घंटों का भी हो सकता है, कुछ सप्ताह का भी, लेकिन ये तीनों अवस्थाएं हर जगह पाई जाएगी। स्पष्ट है? स्पष्ट है। यानी किसी भी सजीव के जीवन काल को अगर आपको पढ़ना है, समझना है, तो 3 अवस्थाओं में पढ़ना है। स्पष्ट है बेटा?